प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। थोड़ी ही देर में जारी होगा उत्तराखंड चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र। दृष्टि पत्र के नाम से भाजपा इस घोषणा पत्र को जारी करेगी। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दृष्टि पत्र का विमोचन करेंगे। और इस बीच आपको सीधा लिए चलेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कैसे तार व्यक्ति को देनी है, गांव की बात सुना रहा हूं। फिर बोलते थे अच्छा बोल कितने तार लगेगी, बोले 200 मीटर लगेगी। ऐसा कर 100 मीटर का तू इंतजाम कर, 100 मीटर मैं दूंगा। जैसे 100 मीटर का एहसान मारता था। और फिर क्या कहता था, गांव वालों को बोल देना 3 खंबे लगेंगे, खंबा उठा करके ले जाए स्टोर से। यानी सारा गांव आए, खंबा उठाए, खंबा उठा करके ले जाए, तब जाके किसी गरीब के यहाँ बिजली पहुंचती थी। आज क्या है, मोदी जी के द्वारा सौभाग्य योजना। आज फॉर्म भरो, 10 दिन के अंदर बिजली खंबा सब समेत मीटर के साथ आपकी बिजली लगेगी। यह परिवर्तन आया। बोलो मैं गांव की बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो मैंने ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह है गांव की बदलती तस्वीर, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया, आप जहां जाओ जाके फिर अपना इलाज करा लो। 5 लाख रुपए हर साल। इस साल का 5 लाख छोड़ के फिर अगले साल नया 5 लाख रुपए। 2021-22 में अलग, 2022-23 में अलग 5 लाख। आपको किसके लिए? गंभीर बीमारी के लिए। पहले अगर गांव में किसी को कैंसर हो जाए तो जमीन बिक जाती थी, गांव में घर बिक जाता था। ठीक बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? आज चाहे हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, चाहे किडनी का ऑपरेशन कराना हो, चाहे कैंसर का इलाज कराना हो, 5 लाख रुपए सालाना हर परिवार के लिए। और यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने हर व्यक्ति के लिए ये 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है, परिवार की व्यवस्था की है। बोलो ये अंतर आया कि नहीं आया? आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट कार्ड रख रहा है कि नहीं रख रहा है? ये हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रख करके अपने विकास की कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी चीज को समझ करके अपने आप को चलने की जरूरत है। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मित्रों, जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, ये तो मोदी जी का क्षेत्र, ये तो प्रधानमंत्री जी जितना प्यार इस इलाके को करते हैं और जितना अपने आप को यहां से जोड़ के देखते हैं, उतना कोई पवित्र स्थान नहीं है जो वो स्थान को अपना और स्थान के विकास के लिए, केदारनाथ के विकास के लिए पहले 260 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में 220 करोड़ रुपए। यानी विकास के लिए नया आयाम लिखा जा रहा है, जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जो बन रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है। ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएगा। ये जो त्रासदी हुई थी, आप बताइए, उसमें भी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी कि नहीं खाई थी? और सब कुछ छोड़ दिया था, उजड़ गया था। इसको ठीक ढंग से फिर से स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब ये 4 धाम का रोड बन करके तैयार हो रहा है। मित्रों, ये सड़क नहीं है, ये हाईवे नहीं है, ये विकास की गंगा है, ये विकास का प्रारूप है, जिससे विकास आगे आने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। 900 किलोमीटर की सड़क, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। 4 धाम को जोड़ेगा, केदारनाथ जुड़ेगा, यमुनोत्री गंगोत्री जुड़ेगी, 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। यह विकास की नई कहानी है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, इसका भी काम शुरू हो गया। अब ये आपको सीधे लाभ पहुंचाने वाला है कि नहीं है? आप बताइए, सीधे लाभ पहुंचाने वाला है कि नहीं है? एक दृष्टि से विकास की एक नई कहानी लिख रहा है। आज हॉस्पिटल की बात हो रही है। आप पहले दिल्ली जाते थे इलाज करने, आज ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया कि नहीं बनाया? उधम सिंह नगर में एक नया सैटेलाइट सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और सड़कों का जाल बिछ रहा है,
विकास के लिए नई कहानी लिखी जा रही है। यहाँ भी आपके यहाँ हॉस्पिटल के निर्माण और बाकी सब चीजों पर खर्च हो रहा है। ये विकास की कहानी है और इस विकास की कहानी में आपको अपने आप को जोड़ना है और आपको जोड़ करके देखने की जरूरत है। ऐसा मैं आपसे निवेदन करने आया। मित्रों, मुझे बताया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में यहाँ पर लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 9 लाख किसानों को यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाई गई। उसी तरीके से सैन्य धाम, अब मैं सैन्य धाम की अगर मैं बात करूं तो कभी फौजियों के लिए सोचा था किसी ने? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को और पुष्कर सिंह धामी जी को क्या इंतजार करना पड़ा कि सैन्य धाम बनेगा उत्तराखंड में, जहां से हर घर से एक न एक देश का प्रहरी खड़ा होता हो, वहां सैन्य धाम न हो। और आज सैन्य धाम बन करके तैयार हो रहा है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। यहाँ फौजी भाई होंगे 1 रैंक 1 पेंशन, कब ये डिमांड उठी थी? ये डिमांड उठी थी जब आप लोगों में से बहुत से लोग फौज की नौकरी में गए भी नहीं होंगे। 1971 में ये डिमांड उठी थी और 1971 से लेकर 2014 तक किसी ने सुध नहीं ली। ये मोदी जी थे जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देकर के 48,000 करोड़ रुपए फौजियों के घर में पहुंचाया और उत्तराखंड में भी 1,16,000 फौजियों को ओआरओपी से 1 रैंक 1 पेंशन से जोड़ करके आगे देखा। इस बात को आपको याद है। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर खरीदने से, जहाज खरीदने से, टैंक खरीदने से, राइफल खरीदने से देश मजबूत नहीं होता। एक पूर्व रक्षा कांग्रेस की मंत्री AK एंटनी कह रहे थे कि हम इसको कबूल करना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं कबूल करता हूं कि हम ध्यान नहीं दे पाए। चाइना ने अपने स्थान पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अच्छी सड़कें बना ली है, अच्छा सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम नहीं बना पाए। ये उन्होंने कबूल किया। यानी देश को कहां ले जा रहे थे ये लोग? बोलो, ऐसे लोगों को देश देना है क्या? ऐसे लोगों को प्रदेश देना है क्या? कहां ले जा रहे थे? आज बोलो, मोदी जी ने रफेल का बेड़ा ला करके खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? लड़ाकू जहाज खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? चीनॉक के बेड़े पहुंचे कि नहीं पहुंचे? एयर स्ट्राइक की तैयारी की कि नहीं की? हर तरीके से लैस किया कि नहीं किया? 1 करोड़ से ज्यादा असॉल्ट राइफल खरीदे गए। बुलेट प्रूफ जैकेट, या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट से तो है ही है, आज भारत दूसरे देशों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहा है। ये ताकत है। आप लोग फौज को जानते हो, पहले क्या होता था? एक फौज का कॉन्वॉय जाता था और कॉन्वॉय में आगे एक लाल झंडा होता था, पीछे एक हरा झंडा होता था। सारी ट्रैफिक रोक दी जाती थी, तब वो एक ब्रिज क्रॉस करते थे। ऐसे ही था पहाड़ों में कि नहीं? ऐसे ही था ना। अब कॉन्वॉय आ गया तो इधर से सीटी बजाते थे, तो फिर एक तरफ से इशारा करते थे तो सारी गाड़ियां निकलती। और तब जाकर के 4-4 दिन बाद, 3 दिन बाद हमारे फौजी भाई सरहद पर पहुंचे। मोदी जी ने 2014 से लेकर के अभी तक 14,000 किलोमीटर सड़क बनाई है और 4 लेन 2 लेन बनाई है और ब्रिजेस के साथ बनाई है, ऑल वेदर रोड बनाया है। चीन के बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमारा फौजी एक दिन के अंदर पहुंचने की ताकत रखता है। ये मोदी जी की ताकत है। आज सामने खड़ा, चीन के सामने भारत का फौजी खड़ा है, हर दृष्टि से तैयार। ये अंतर, ये परिवर्तन कहां पहले 3-3 दिन 4-4 दिन में फौज पहुंचती थी, आज डबल ऐसे ब्रिजेस बने हैं जिसमें दोनों तरफ कन्वॉय चल सकता है बिना रुकावट के, और पूरी पक्की सड़क, ऑल वेदर रोड। इस तरीके की स्थिति आई है। इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। इस बार का बजट आया, बजट में 60 लाख नौकरियां 1 साल में दी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के दृष्टि से काम चल रहा है। उसी तरीके से 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर की सड़क बन रही है और 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कभी सोचा था कि मोदी जी की सरकार नहीं थी तो कभी सोचा कि 25,000 किलोमीटर 1 साल में सड़क बनेगी और 4 लेन बनेगी, 6 लेन बनेगी? आज
एक तरीके से तस्वीर बदलती हुई हमको दिख रही है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। हर घर नल, आपको जानकर के खुशी होगी कि आपके यहाँ भी हर घर नल हर घर जल इसका कार्यक्रम चल रहा है। और आने वाले समय में कोई घर ऐसा नहीं होगा और कोई बहन ऐसी नहीं होगी जिसको घैला उठाना पड़ेगा। घर में नल है और नल को खोलिएगा, मोदी जी के द्वारा आपको पानी घर तक पहुंचाया जाएगा। हर घर जल इसका व्यवस्था, और इसके लिए 1 साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई व्यक्ति गरीब बिना पक्के छत के नहीं रहेगा। रसोई होगी, शौचालय होगा, गैस का कनेक्शन होगा, बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा और आगे साथ में टेरेस होगा। ऐसा पक्का मकान मोदी जी बना रहे हैं और इस साल 80 लाख घर बनेंगे, 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा 1 साल के अंदर। ये भी हमको याद रखना। और सबसे बड़ी बात है, इस घर का मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी इसका मालिक। महिला सशक्तिकरण, बहनों को ताकत दी जाएगी, घर की मालकिन होगी। ये भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नए विकास की कहानी। पर्वतमाला के तहत रोपवे के लिए 60 किलोमीटर 1 साल में रोपवे बनने वाला है। आप फिर से पुष्कर धामी की सरकार बनाएंगे, डीपीआर तैयार होगी, यहाँ पर भी आपको 60 किलोमीटर की दृष्टि से रोपवे का, और रोपवे का काम टूरिस्ट के लिए भी आएगा, फौज के लिए भी आएगा, सामान ढोने के लिए भी आएगा। तीनों तरीके के रोपवे बनेंगे और तीनों तरीके की व्यवस्था होगी, उसको हम करने वाले। मैंने आपके सामने डबल इंजन की सरकार का नतीजा आपको बताया ही। 4 धाम की सड़क, ऋषिकेश में एम्स, हर तरीके की फैसिलिटी। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर 3 डॉपलर लगे हैं। हमारे अनिल बलूनी जी का विशेष योगदान है, जिन्होंने इसको काम किया और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जनरल बिपिन सिंह रावत जी, उन्होंने फौज की तरफ से बड़ी मदद की। आज उत्तराखंड में 1 साल के अंदर 3 डॉपलर लग गए। डॉपलर का मतलब जो आपको 24 घंटे पहले बता देगा कि इस बादल फट सकता है और इसका नुकसान हो सकता है। इसकी व्यवस्था करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे लोग जान माल का खतरा न हो, इस बात को भी व्यवस्था की। उसी तरीके से हमारे यहाँ हल्द्वानी रिंग रोड और बाकी सारी डेवलपमेंट बताना चाहे तो मैं बहुत बता सकता हूँ। चाहे फिर वो यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, फिर चाहे यहाँ पर रबर और प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट आ रहा है, चाहे यहाँ पर अन्य दृष्टि से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आ रहा है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। और मित्रों, जहाँ से मोदी जी को इतना प्यार हो, और जब मोदी जी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक है, तो याद रखना मोदी जी की कही हुई बात, उसकी गहराई होती है, उसमें एक दिशा होती है, उसमें एक दृष्टि होती है। और उन्होंने कहा है तो याद रखना अगला दशक उत्तराखंड को एक नई छलांग के साथ दिखेगा। ये भी मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे अपने सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी को स्थान स्थान पर चुनाव जिताए। हमारी प्रत्याशी शैला रानी जी है। आपको मालूम है कि सब लोग हर समय हर एक तरीके से आपकी सेवा में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों की चिंता करने वाली है। आप इनकी चिंता कीजिए, बाकी चिंता मैं करूंगा, ये मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। उसी तरीके से हमारी जो पूर्व प्रत्याशी भी नहीं है, सबको हम संभाल करके आगे लेकर के मुख्य धारा में चलने वाले हैं। हम पार्टी को परिवार समझते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए हम सबको आगे भी बढ़ाएंगे, सबको ध्यान रखेंगे, लेकिन आप इनको आशीर्वाद दीजिए। ये सिर्फ विधानसभा की विधायक नहीं बनने वाली है, ये विधानसभा में एंट्री नहीं होने वाली है। इनके माध्यम से इस क्षेत्र को एक नए तरीके से विकास का माध्यम बनेगा, इस बात को हमको। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि इस पवित्र भूमि से पवित्र संकल्प लेकर के हम चलें। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ऐसी पुण्य भूमि पर पवित्र बातों में उस अपवित्र बात की बात करें, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो रह नहीं गई, न ये भारतीय है,
और राष्ट्रीयता कितना है ये भी आपको मालूम है, आता ही होगा। और पार्टी तो रही नहीं गई है, ये तो भाई बहन की पार्टी हो गई, परिवार की पार्टी हो गई। यहाँ तो लोग आत्मसम्मान को गिरवी रख करके ही। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। उन्नति विधान घोषणा पत्र है ये, जो कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले, जहां कल ही पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले ये घोषणा पत्र कांग्रेस का लखनऊ में जारी किया जा रहा है। तस्वीर में प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, साथ ही कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार भी यहाँ मौजूद हैं। और मंच से सबसे पहले अब इस घोषणा उन्नति पत्र को विधान जारी किया घोषणा गया। पत्र के चेयरमैन आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद साहब आपके बीच में अपनी बातों को रखेंगे, तो मैं आहूत करता हूं आदरणीय श्री सलमान खुर्शीद साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारी आदरणीय प्रियंका जी, जिनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से हमने ये घोषणा पत्र तैयार करा है, और हमारे सारे सम्मानित साथियों का जिनका बड़ा सहयोग रहा, सभी को आज यहाँ साथ आपके सामने प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसका मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। और नसीमुद्दीन साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके साथ ऐसा संपर्क बना के रखा है। बहुत चंद शब्दों में मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा तीसरा घोषणा पत्र है। 2 पहले निकल चुके हैं जिसका आपको संज्ञान है। एक महिलाओं के संबंध में, विशेष महिलाओं के संबंध में सबसे पहला घोषणा पत्र का अंक निकला था, उसके बाद युवकों के संदर्भ में निकला था, और आज ये सामान्य सब साथियों के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ये तीसरा अंक है, जिसमें साधारणतः हमारे रोज़मर्रा की जो समस्या हैं और जैसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाकर हम जनता को क्या लाभ दिलवा सकते हैं, उसके बारे में इसमें हमने विस्तार से बातें लिखी हैं। मैं इतना बता दूं कि घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां निकालती हैं और हम भी निकालते रहे हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम घोषणा पत्र को घर बैठे ना बनाएं, लेकिन इस बार प्रियंका जी ने आदेश दिया, दिशा निर्देश दिया कि हम जनता के बीच में पहुंचकर वहां संवाद करके लोगों की सूची के सहयोग से और लोगों की अपेक्षाओं को इस पे अंकित कर सकें। विस्तार से जगह जगह जाएं। उत्तर प्रदेश के कमोबेश सभी जनपदों में हम पहुंचे, जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ चर्चाएं हुई, साधारण साथियों के साथ, साधारण जीवन में जो साथी मिलते हैं, विशेषज्ञ लोग बहुत सारे थे, उनके साथ बातचीत करी। वहाँ के अलग अलग समूह जो अलग अलग कार्यों से जुड़े रहे हैं उनसे बात करी, किसानों से बात करी, रोज़गार वहाँ का की हाल क्या है, वहाँ पे श्रमिकों से बात करी, नौजवानों से बात करी, महिलाओं से बात करी, वहाँ के NGO से बात करी, वहाँ की विशेष संस्थाएं हैं उनसे बात करी। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी को हमने इस श्रृंखला से बाहर नहीं रखा, सब तक पहुँचने का प्रयास किया। बावजूद इसके कि हमको दो बार इस पूरी गाथा में 2 बार हमको सामना करना पड़ा कोरोना का, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसका सामना करते हुए भी हमने प्रयास किया कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम जहां पहुंच सकें पहुंच जाएं। जो नहीं हो सका संभव तो वो हमने डिजिटली किया। विशेषज्ञों से हमने बहुत दफ़ा बात की, विशेषज्ञों से हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करी, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ जो हैं, शिक्षा के विशेषज्ञ जो हैं, जो अनुभवी लोग समाज सेवा में हैं, उनसे बात की। और अंततः हम ये मानते हैं कम और बेश हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनके माध्यम से और कितने लोगों तक हमारी बात पहुंची और उनकी बात हम तक पहुंची, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये सत्य में, सच्चाई में एक जन घोषणा पत्र है। जनता की अपेक्षाओं के बारे में, ये जनता की जो सुझाव हैं और जो उनके अपने सपने हैं,
उनको कैसे साकार किया जा सकता है, ये संवाद से हमने निकालने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूरगामी तो कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये घर में बैठकर नहीं बनाया गया, बल्कि समस्याएं जानी है, परखी हैं, धरातल पर जाकर समझा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, और उसे देखते हुए ही ये उन्नति पत्र अब रिलीज किया जा रहा है।